नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के चर्चा करेंगे, वो एफएमसीजी सेक्टर की एक छोटी-सी कंपनी है, कह सकते हैं कि छोटी-सी प प्यादा है और इसका कारोबार को जानने की कोशिश करेंगे जहाँ बिज़नेस से जुड़ी हुई है। एक्वा बिज़नेस अर्थात जो एग्रीकल्चर फार्मिंग का कामकाज है, उसमें जुड़ी हुई है, हार्वेस्टिंग से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं। और इस कंपनी को लेकर कह सकते हैं कि पेनी स्टॉक के कैटेगरी में भी आती है और क्या इनका जो मार्केट को लेकर के बिजनेस मॉडल है, क्या मार्केट में स्टेबल है या ले केबल और केवल गिरावट वाली सिचुएशन है? क्या निवेशकों का इंटरेस्ट आकर्षित करता है या क्या बिकवाली का प्रेशर ही देखने को मिलता है? पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करते हैं, आते हैं डिस्प्ले पे और समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहती है कंपनी के बारे में। दोस्तों देखा जाए हमने इस वेबसाइट्स को ढूँढने की कोशिश किया तो वेबसाइट्स तो एग्ज़ैक्टली नहीं मिला, लेकिन गूगल की अबाउट अस पेज में इनका मिला और ये कंपनी कहते हैं कि प्रीमियम चाहे सी फूड सप्लायर के तौर पे इनका कारोबार रहा। वहाँ पे कहते हैं स्किनर के बेसिस पे कहती हैं कि फार्मर वाली सिचुएशंस में है। ये कंपनी कहती है कि फूड्स के अंदर जो कारोबार है उसमें कहते हैं कि एग्जिस्टेंस कहती है जहाँ पे सी फूड्स में क्या-क्या चीज़ शामिल करती है। उसमें इनका मिशंस हो, विजन्स हो उसकी ज़िक्र करती है। और ये कंपनी झील एक्वा इज़ द वन ऑफ द कहते हैं जो पिनिट्स इन द एक्वा कल्चर्स फार्मिंग एंड द डेवलपमेंट्स ऑफ द जो कि सैटेलाइट्स हैं जहाँ पे चाहे वो फार्मिंग अक्रॉस गुजरात में का कारोबार है। कह सकते हैं कि एक कंपनी जो ये कंपनी है, वो जो सी फूड्स में डील करने वाली ज़िक्र करती है, वो कंपनी कहती है कि इनका जो कारोबार है गुजरात बेस अक्रॉस गुजरात से स्टार्ट करके और अक्रॉस द कंट्री में इनका कारोबार है और सी फूड्स में बिज़नेस करता है। लेकिन स्किनर के बेसिस पे कहती है जो एक्वा का कल्चर हो, हार्वेस्टिंग का कामकाज हो, इस तरह की चीज़ों को शामिल करता है। यदि आज के सिचुएशंस में कंपनी को देखा जाए, तो मार्केट की रेस में यदि हम इनकी स्टॉक प्राइस को देखते हैं तो ये आंकड़ा देती है कि इसका जो प्राइस रहा पिछले 1 साल के दौरान में, उसमें अप डाउन दोनों का सिचुएशन देखने को मिला है। लेकिन यदि आप इन प्राइसों को देखते हैं, तो ये प्राइस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बार-बार आकर के सपोर्टिंग लिया है इस प्राइस के आसपास और इस प्राइस के आसपास सपोर्टिंग लेने के बाद मार्केट बॉटम टू बॉटम को टच नहीं करती। जबकि बीच में ये भी देखा गया कि यहाँ पे सीधे-सीधे कह सकते हैं कि ऑपरेटर्स का जो है वो गेम चला होगा जिसकी वज़ह से मार्केट की रेस में एक डिमांड आई होगी और डिमांड की वज़ह से मार्केट में बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिला हो। यदि कंपनी की बात किया जाए, तो ज़ील एक्वा लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, स्टॉक प्राइस की बात करें तो कह सकते हैं आज भी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अभी भी कह सकते हैं कि नियर अबाउट जो है वो नियर अबाउट द अंडर वैल्यूड के अंदर आती है, स्टॉक आती है। स्टॉक पीई जो है वो बाकी ज़्यादा कंपनियों के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता दर्ज करता है, 50% डिस्काउंट में मिलती देखी जाती है। मार्केट कैप बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा कि छोटी सी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ सकती है। 164 करोड़ की मार्केट कैप है। प्रमोटर का कंट्रोल कंपनी में अच्छा है, 68% ये कंट्रोल है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आरओई आरओसी की आंकड़ा भी करीब 11% के आसपास रही है। नेट इनकम मार्जिन 3% की है। डेट्स काफ़ी ज़्यादा है जो कि इनको दबाव बनाती है यदि इनका जो रेट इंटरेस्ट ऑफ रेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो तो। कंपनी की बात किया जाए तो ये कंपनी कहती है कि चाहे फार्मिंग हो, डेवलपिंग है, हार्वेस्टिंग प्रोवेंस की बात कहती है। और जब इनकी रिजल्ट डेटा की तरफ चलेंगे तो वो कुछ और भी आंकड़ा लेके सामने दिखाएगी और वो क्या क्या सामने दिखती है उस पे हम एक नज़र फोकस करने की कोशिश करें, क्या कहती है इसको। यहाँ पे देखा जाए तो ये ज़िक्र करता है कि जो इसकी स्टेबिलिटी है, जो टर्नओवर है उसमें वाई-ओ-वाई के मुताबिक मार्केट में ग्रोथ लेवल बना रही है। साथ में चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, 4% के आसपास 5% के आसपास था, वहाँ से करीब 4-5% से 40% के आसपास ग्रोथ पॉसिबल दर्ज करती है। ये कंपनी में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो है इंटरेस्ट की बर्डन। इस कंपनी में जो सबसे पहला डिमेरिट है वो ज़िक्र करता है इनकी इंटरेस्ट ऑफ जो इंटरेस्ट ऑन लोन है और उसको बर्डन के तौर पे देखा जाता है जो काफ़ी ज़्यादा नंबर ज़िक्र करती है। यदि नंबर की हम बात कर रहे थे तो नंबर में करीब-करीब देखा गया कि 7 करोड़ से ज़्यादा इनका जो है वो इंटरेस्ट पे आउट होता है। प्रॉफ़िट बच के कितना आता है? करीब कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफ़िट का
जो है 100% एक्स्ट्रा जो है क्या है इनका इंटरेस्ट ऑफ लोन दर्ज करती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर के सेल्स बेटर रहा, प्रॉफिट का आंकड़ा बेटर रहा, रिटर्न स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा रैली दिखाती रही, रिटर्न ऑन इक्विटी भी आज भी स्टेबल तौर पे बनी हुई है। तो पीयर्स के कंपैरिजन में देखा जाए जहाँ पे अपेक्स फ्रोजन फूड्स हो, किंग्स इंफ्रा हो, पोस्टल्स कॉरपोरेशन जैसे कंपनी शामिल हो, उनके आगे कुछ कंपनियों के आगे तो सोचिए जहां अपेक्स फ्रोजन के अंदर जो अर्निंग पर शेयर है उसके मल्टीपल में करीब करीब 452 टाइम्स वृद्धि है, तो वहीं पे इसका जो रेट है काफ़ी सस्ता रेटों में दर्ज करता है। बुक वैल्यू के बारे में मैं देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रेश नहीं थी, नियर अबाउट थोड़ा सा कम का आंकड़ा है। और नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए बाकी कंपनियों के आगे, तो यहाँ जिक्र करते हैं कि ऑन एवरेज यदि 1% के आसपास कमाई करती है लिस्ट 6 कंपनी मिलाकर के, तो इनका कमाई भी करीब 3% के आसपास है, जो कि दिग्गज कंपनी जिसको हम मार्केट कैप के बेसिस पे देखते हैं अपेक्स फॉर्च्यून को, जो कि 0% कमाई करती है और यहाँ पे इनकी कमाई 3% है, जबकि कुछ कंपनी ऐसी भी है जिनके 6% से ज़्यादा नेगेटिव है। तो वहीं पे किंग इंफ्रा जैसे कंपनी में करीब 10% की सेविंग करती है। तो यदि हम इन कंपनियों को प्रॉफिटेबिलिटी नंबर के बेसिस पे देखने की कोशिश करते हैं, तो जो दिन बाय दिन इनका कारोबार बनती जा रही है वो अभी तक स्टेबल है, चाहे वो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। केवल डिमेरिट आती है एक जगह, जो कि इंटरेस्ट को लेकर के डैमेज करती है, जो कि अनएडजस्टेबल है। यदि वही एडजस्टेबल होता तो शायद स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर सकती। दूसरा कुछ नई पहलू ये कहता है, पेज ये कहता है इसको लेकर के यदि हम देखा जाए, तो निवेशकों कंटेस्ट में देखा जाए करीब 35 से 40 हजार निवेशक हैं। FIDI की कोई भी 1 रुपये का होल्डिंग नहीं है, और इसीलिए ये जो कंपनी है नहीं टूटा ज़्यादा, उसके प्रति यही रीज़न रहा। जो मार्केट में ज़्यादा टूटी नहीं अभी, जो FI की जो लगातार बिकवाली चल रही थी, उसके प्रति यही कारण था कि कोई भी FII और DII की कोई भी हिस्सेदारी यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं दिखती। यदि इन्होंने इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से उन्होंने फंड लिया होगा तो हो सकता है, वैसे इन्होंने कोई भी तरह के जिक्र नहीं किया है। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो कंपनी में लेटेस्ट अपडेट अभी फिलहाल के लिए कोई नहीं था। रिस्क फैक्टर कंपनी में एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिवार्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाई पे दर्ज करती है, लेकिन यदि आप इनकी पिछले 4 साल के डेटाबेस को देखने की कोशिश करते हैं तो देखा जाए तो इनका जो यदि हम 3 साल के डेटा को लेते हैं तो इस पोजीशन से यदि आप देखते हैं तो अभी उस लेवल पे अभी नहीं आई। यदि मार्केट देखा जाए तो गिरावट भी हुई थी पहले भी, जो कि एक लंबी गिरावट थी, वही पोजीशंस आजकल नहीं जिक्र करती है, जबकि बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर्स का जो खेल होता है मार्केट में वो चलती रहती है, और वॉल्यूम के साथ मार्केट में आई थी और इसको समझने की कोशिश भी किया हमने। अब एक सवाल अक्सर होता है कि हम टारगेट और एसएल को लेकर क्या सोच रहे हैं। दोस्तों, गोल्डन रूल सिंपल सी कहता है कि यदि मार्केट में अपनी कैपिटल को लेकर के प्रॉफिट बनती दिखे तो प्रॉफिट को वसूलने की कोशिश करना चाहिए, और ज़्यादा यदि अपनी जो एसेट्स है लगातार गिरता जाए तो दोस्तों दो चीज़ शामिल करता है। यदि वो अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छी चीज़ है, तो आप उसको लंबे पीरियड तक होल्ड किया जा सकता है, और यदि वो अच्छे प्रोडक्ट आपने नहीं लिया तो फिर उसको कह सकते हैं ना, घर में हम दूध लाते हैं, दूध की वैलिडिटी कितने दिन होती है, 2 से 4 दिन में खराब हो जाएगा। वही घी की बनी हुई दूध की बनी हुई घी लेके आते हैं तो साल 2 साल तक हम यूज कर पाते हैं। सिंपल सा उदाहरण होता है। इसीलिए गोल्डन रूल को हमेशा याद रख के चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि पैसे भी खुद के हैं और रिस्क फैक्टर भी खुद का होता है। इसमें यदि आज किसी को नुकसान हो जाए तो कोई दूसरा भरपाई थोड़ी कर देता, वो खुद का नुकसान हो जाता है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग। यदि आपको इस लर्निंग पॉइंट से कुछ भी एडिशनल बनता हो तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।